नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं। इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। और आज की पहली कहानी महाराष्ट्र के धुले जिले की है। सविता मूल रूप से धुले की ही थी। जन्म से ही सुंदर और पढ़ाई में होशियार थी। वह हमेशा मेहनत करती और अपने काम में पूरी तरह लगी रहती। जैसे ही वह बड़ी हुई, उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद वह अपने ससुराल रहने लगी। सविता मेहनती और लगनशील थी, इसलिए उसने मेहनत करके धुले जिले के जिला परिषद की एक प्राथमिक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। उसके पति ने भी उसका पूरा साथ दिया। दोनों एक दूसरे के अच्छे साथी थे। परिवार की फाइनेंशियल हालत अच्छी थी। शादी के बाद उनके एक बेटा और एक बेटी हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी उनकी जिंदगी में कुछ दिक्कतें आने लगीं। लाखों लोगों की जान लेने वाली महामारी ने इस परिवार को भी नहीं बख्शा। उनके पति को कोरोना ने घेर लिया और उनकी खुशहाल और हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई। उस समय उनके पिता ने उनका साथ दिया। अब वह अपने दो बच्चों के साथ अपने पिता के साथ धुले की एक कॉलोनी में रहने लगी। बाद में 2023 में उनका ट्रांसफर सकरी तालुका के लोनखेड़ी गांव के जिला परिषद प्राइमरी स्कूल में हो गया। शुरू में वह बस से लोनखेड़ी आती जाती थीं, लेकिन बच्चों पर भी ध्यान देना था, इसलिए उन्होंने टुंडई केहू कंपनी से एक कार खरीदी। अब वह धुले से लोनखेड़ी और लोनखेड़ी से धुले कार से आने जाने लगी, जिसके लिए उन्होंने धुले शहर के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाके में रहने वाले एक प्राइवेट ड्राइवर को अपनी कार चलाने के लिए रखा था। सविता लोनखेड़ी में जिस स्कूल में टीचर थीं, उसे सुखलाल रामभाऊ बोरसे चलाते थे, जो धुले में देवलाली विवेकानंद कॉलोनी में रहते थे। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो रही थी, तो प्रिंसिपल सुखलाल बोरसे को उनके घर से फोन आया। उनका एक रिश्तेदार बीमार था, उन्हें तुरंत धुले बुलाया गया। सुखलाल बस से आते जाते थे। वह उस दिन जल्दी घर जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप मुझे अपनी कार में लिफ्ट दे सकती हैं? उन्होंने यह रिक्वेस्ट की। क्योंकि अब वह स्कूल के प्रिंसिपल थे, इसलिए उन्होंने उन्हें अपनी कार में लिफ्ट दी और उनके घर छोड़ दिया। बाद में बिना कोई वजह बताए सुखलाल बोरसे हफ्ते में कम से कम एक बार उसकी कार से धुले आने लगा। सफर के दौरान वह उससे बातें करता। इस बातचीत के दौरान सुखलाल को उसके बारे में सारी जानकारी मिल गई। बातों बातों में उसने उससे उसकी फाइनेंशियल हालत, उसके घर पर कौन है, कब है और कौन नहीं है, जैसी बातें भी कर लीं। वह दिल की अच्छी थी। वह इस एहसास के साथ खुलकर बात कर रही थी कि सुखलाल प्रिंसिपल और उसका कलीग है। हालांकि सुखलाल ने धीरे धीरे उसके चारों ओर एक जाल बुनना शुरू कर दिया था। 14 अगस्त 2023 को प्रिंसिपल सुखलाल बोरसे उदास और परेशान लग रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के सविता ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। कल लड़की का एकेडमिक फॉर्म भरने का आखिरी दिन है, जिसके लिए 3,000 रुपए देने होंगे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर कल फॉर्म नहीं भरा तो लड़की का 1 साल खराब हो जाएगा। प्रिंसिपल सुखलाल बारसे ने सविता को बताया कि वह परेशान है। जैसे ही उन्हें प्रिंसिपल की चिंता का कारण समझ आया, सविता ने उसी दिन यानी 17 अगस्त 2023 को सुखलाल को 3,000 तोहफे में दिए, क्योंकि सविता को लगा कि उनकी बेटी का 1 साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगले दिन 18 अगस्त 2023 को शाम को उसके पिता हमेशा की तरह घर से बाहर थे। वह 8 बजे तक घर नहीं आए। बेटा और बेटी ट्यूशन के लिए घर से बाहर थे। वे भी 8 या साढ़े 8 बजे तक घर नहीं आए थे। सविता घर में अकेली थी। यह जानकर सुखलाल अचानक उसके घर आ गया। वह अपने प्रिंसिपल को अचानक घर आया देखकर हैरान रह गई। जब उसने उनका स्वागत किया और घर आने का कारण पूछा, तो सुखलाल ने कहा, आपने मुझे 3,000 उधार दिए थे ताकि मैं अपनी बेटी का फॉर्म भर सकूं। मेरा काम हो गया है, इसलिए मैं मिठाई देने आया हूं। उसके बाद सुखलाल ने उसे जबरदस्ती एक मिठाई खिला दिया। मिठाई खाने के बाद वह चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। तब सविता को बहुत ज्यादा चक्कर आने लगे और वह गिरने ही वाली थी कि सुखलाल ने उसे संभाला और बेडरूम में बिस्तर पर लिटा दिया। जब वह बिस्तर पर लेटी हुई थी तो सुखलाल ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसके साथ गलत हरकत की। इसी बीच उसे थोड़ा होश आया तो उसे एहसास हुआ कि वह सुखलाल की बाहों में है। उस हालत में उसने सुखलाल को एक तरफ धकेलकर खुद को संभालने की कोशिश की।
उस समय सुखलाल जल्दी से घर से निकलकर अपनी मोटरसाइकिल पर भाग गया। उस हालत में भी उसने खुद को संभाला, अपनी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन उसका दिल हिल गया था। वह किसी को बता नहीं सकती थी। उसे सुखलाल से नफरत हो गई थी। वह गुस्से में थी, लेकिन अपनी इज्जत के लिए उसने सब कुछ छिपा लिया। सुखलाल जानता था कि वह किसी को नहीं बताएगी, इसलिए उसने हिम्मत की। एक दिन जब सविता लोनखेड़ी में स्कूल में थी, तो सुखलाल ने उससे अपने घर के लोन की किस्त भरने के लिए 50,000 रुपए मांगे, लेकिन उसने देने से साफ मना कर दिया। अगले दिन सुखलाल ने उसे स्कूल में अकेले में बुलाया और साफ धमकी दी कि अगर किस्त भरने के लिए 50,000 नहीं दिए तो मैंने उस दिन जो कुछ भी किया उसका वीडियो बनाया है, तुम्हारी इज्जत खराब कर दूंगा। यह सुनकर वह हैरान रह गई। उसे इतना डर लगा हुआ था कि पसीना छूटने लगा। अगर सुखलाल ने वो वीडियो चला दिया तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती थी। घबराहट में उसने अगले ही दिन सुखलाल के बताए मुताबिक वीडियो डिलीट करने के नाम पर उसके अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही सुखलाल को पता चला कि उसके अकाउंट में 50,000 रुपए आ गए हैं और लड़की डर की वजह से फंस चुकी है, उसने मौके का पूरा फायदा उठाया। हवस में अंधा सुखलाल बोर से सीधे उसके घर पहुंच गया। वहां उसने उसे धमकाया और वीडियो का डर दिखाकर उसके साथ गलत हरकत की। उसकी मजबूरी जानकर वह बार बार उसे धमकाता रहा और लगातार उसके साथ छेड़छाड़ करता रहा। पिछले 2 सालों में उसने उसे ब्लैकमेल किया और इस दौरान 2 बार बड़ी रकम भी ले ली। एक बार उसने सविता बागुल से 16,04,400 रुपए लिए और दूसरी बार 43,95,000 रुपए। सुखलाल रामभाऊ बोर्ड से प्रिंसिपल के पद पर काम कर रहे थे। शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में वे एक कलंक थे, लेकिन दुनिया उनका असली चेहरा नहीं जानती थी। सविता के पीछे सिर्फ उनके बूढ़े पिता ही थे। सविता अपने पिता को किसी भी तरह का दर्द नहीं देना चाहती थी। वह हर तरह का अन्याय और परेशानियां सह रही थी, लेकिन सुखलाल सविता पर लगातार दबाव डाल रहे थे। वह उन्हें शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप से परेशान कर रहे थे। 15 दिन पहले सुखलाल ने बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने न सिर्फ उनसे शारीरिक रूप से गलत किया, बिल्कुल धमकाकर उनके स्टेट बैंक के सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने के लिए उनकी चेकबुक में साइन वाले 6 खाली चेक भी ले लिए। सविता इन 6 चेक के बारे में सोचकर बहुत डर गईं। उन्हें डर था कि सुखलाल इन चेक का इस्तेमाल करके उन्हें कंगाल कर देगा। इस डर के चलते वह न सो पा रही थी, न ठीक से खा पा रही थी और अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। उनकी तबीयत पर असर पड़ता देख उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा, काम में कोई समस्या है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उनके पिता ही थे जो उनसे सच्चाई जानना चाहते थे और उनका सहारा बने। वह अपना दुख और अपनी समस्या सिर्फ अपने पिता को ही बता सकती थी। पिता को परेशान करने का उसे डर था, लेकिन अब मामला गले तक पहुंच चुका था। किसी से बात करके सलाह लेना जरूरी हो गया था। ऐसे समय में उसने अपने पिता को सब कुछ बता दिया। उन्होंने उसकी बात ध्यान से सुनी। शुरुआत में पिता थोड़े हैरान हुए, लेकिन अगर वह हताश हो जाते तो उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ सकती थी। इसलिए उन्होंने उसे धैर्य और हिम्मत दी। हिम्मत जुटाकर उसने अपने पिता के साथ धुले से लगभग 5 किलोमीटर दूर देवपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस स्टेशन के प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन कापड़नीस से मुलाकात की और जो कुछ भी हुआ सब सच सच बता दिया। जब असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन कपड़ानिस को पता चला कि उसने न सिर्फ विधवा के साथ बुरा काम किया है, बिल्कुल उसे पैसे से भी लूटा है, तो उन्होंने उसे भरोसा दिलाया। यह मत सोचो कि कोई क्या कहेगा। जरूरत के समय कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आता। जो लोग बातें करते हैं वे 4 दिन बातें करेंगे, फिर भूल जाएंगे, लेकिन हवस के प्यासे आदमी को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ है। पुलिस ने उसकी लिखित शिकायत दर्ज की। शिकायत दर्ज होने के बाद असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन कापड़नीस ने पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे को घटना के बारे में जानकारी दी। उनके मार्गदर्शन में देवपुर पश्चिम पुलिस स्टेशन में प्रिंसिपल सुखलाल रामभाऊ बोरसे के खिलाफ हत्या, यौन उत्पीड़न और विश्वासघात के आरोप में भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया और सुखलाल रामभाऊ बोरसे को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई पुलिस सब इंस्पेक्टर साईनाथ तालेकर और उनके अन्य सहयोगियों ने की। बेबस महिलाओं का फायदा उठाने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की घटनाएं आम हैं, लेकिन पीड़ित अक्सर पुलिस के पास शिकायत करने की हिम्मत नहीं करती। सविता ने अपने पिता के प्रोत्साहन से यह साहस दिखाया। उसके साथ पुलिस अधिकारियों ने भी खड़ा होकर मदद की। कानून के तहत मिलकर कार्रवाई की गई।
यह घटना समाज के लिए चेतावनी है और पीड़ितों के लिए प्रेरणा भी। सविता की हिम्मत की तारीफ हो रही है और उम्मीद है कि अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी। और आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की है। ये बात 2019 की है। कासगंज जिले में एक गांव है सैलई। इसी गांव में विजयपाल सिंह का परिवार रहता था। उसके 3 बेटे थे, मुकेश, सुखदेव और सबसे छोटा संजय। विजयपाल के पास खेती की जमीन थी और गांव के अलावा कासगंज में एक पक्का घर भी था। मुकेश की शादी हो चुकी थी और वह गांव में ही छोटी मोटी दुकान चलाता था। सुखदेव भी शादीशुदा था और पास के एक कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाता था। तीसरा बेटा संजय ट्रक चलाता था और ज्यादातर बाहर रहता था। विजयपाल के पड़ोस में केसरी लाल रहता था। उसके 2 बेटे प्रेम सिंह, भरत सिंह और एक जवान बेटी तुलसी थी। पड़ोसी होने की वजह से दोनों परिवारों में खूब मेल जोल था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि केसरी लाल की बेटी तुलसी पास वाले संजय को इतना चाहने लगेगी कि उसके लिए अपने ही घर वालों के खिलाफ हो जाएगी। जब केसरी लाल को लगा कि उसकी बेटी अपनी मनमानी करने लगी है, तो उसने तुलसी को रोक टोक करना शुरू कर दिया। तुलसी को तो ट्रक ड्राइवर संजय ही अच्छा लगने लगा था, इसलिए वह घर वालों की बात मानने के बजाय अपनी ही चलाने लगी। जब गांव में लोगों ने कहना शुरू किया कि संजय और तुलसी एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो केसरी लाल ने यह बात विजयपाल को बताई। विजयपाल ने उसे कहा कि वह चिंता न करे, संजय कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे परिवार की बदनामी हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, संजय तुलसी को लेकर गांव से भाग गया। घर वालों ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। संजय और तुलसी ने कोर्ट में शादी कर ली और अपनी अलग जिंदगी शुरू कर दी। तुलसी की यह हरकत केसरी लाल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने ठान लिया कि अब वह तुलसी से कोई मतलब नहीं रखेगा। कई साल तक तुलसी का अपने मायके वालों से कोई लेना देना नहीं रहा। कुछ समय बाद तुलसी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम शिवम रखा गया। बच्चे के आने से उसके माँ बाप का गुस्सा भी धीरे धीरे कम होने लगा। उन्हें समझ आ गया कि तुलसी और संजय अपनी जिंदगी में खुश हैं, इसलिए वे उसे पूरी तरह गलत भी नहीं कह सकते थे। यही वजह रही कि उन्होंने आखिरकार दोनों को माफ कर दिया और घर बुला लिया। अब सब कुछ ठीक चलने लगा था। तुलसी खुश थी और 4 साल बाद वह 2 बच्चों की मां भी बन गई। उसने ससुराल और मायके दोनों जगह सबका दिल जीत लिया था। सैलई में तुलसी के चाचा अयोध्या प्रसाद भी रहते थे, जिन्हें लोग अयोध्या कहकर बुलाते थे। उनके 2 बेटे थे, दीप और विपिन, और एक बेटी राधा। राधा और तुलसी की उम्र में बस थोड़ा सा ही फर्क था। लगभग एक उम्र की होने की वजह से दोनों में काफी करीब थे। जब तुलसी संजय के साथ घर से भाग गई थी, तब राधा बहुत अकेली पड़ गई थी, क्योंकि दोनों हमेशा साथ रहती थीं। तुलसी अब संजय के साथ कासगंज में रहती थी। राधा को हमेशा इंतजार रहता था कि तुलसी और संजय कब गांव आएंगे। जैसे ही दोनों गांव आते, राधा तुरंत ताऊ के घर पहुंच जाती। जीजा साली के मजाक को लोग बुरा नहीं मानते, इसलिए संजय और राधा आपस में हंसी मजाक करते रहते थे। मजाक मस्ती से शुरू हुई बात धीरे धीरे कुछ ज्यादा बढ़ने लगी। संजय वैसे भी थोड़ा चंचल स्वभाव का था। समय के साथ तुलसी के लिए उसका प्यार भी पहले जैसा नहीं रहा। राधा अब पूरी तरह संजय के दिल और दिमाग में बस गई थी। उधर तुलसी को बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी अपनी बहन जैसे राधा उसके रिश्ते में दरार डाल रही है। तुलसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि राधा उसकी जिंदगी में इस तरह बीच में आ जाएगी। तुलसी को लग रहा था कि संजय में कुछ बदल रहा है, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसे तो वही संजय याद था जिसके लिए वह अपने घर वालों से लड़ पड़ी थी। इधर राधा भी परेशान थी। वह सोचती रहती, क्या संजय सच में उसे चाहता है या बस मजाक में सब कर रहा है। उस दिन संजय ने उसका हाथ पकड़ा था तो उसके अंदर अजीब सी हलचल हो गई थी। उसे लगा कि यह सब गलत है, इसलिए उसने ठान लिया कि अब वह अकेले में संजय के पास नहीं जाएगी। लेकिन चाहकर भी वह संजय को दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। एक दिन राधा कासगंज में अपनी बहन तुलसी के घर आ गई। शाम को जब संजय ने राधा को घर में देखा तो वह थोड़ा चौंक गया। राधा उस दिन वहीं रुक गई, लेकिन यह रात तुलसी की शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छी नहीं थी। तुलसी ने कभी नहीं सोचा था कि राधा इतनी गलत हरकत करेगी। राधा के दिमाग में तो पहले से ही संजय ही घूम रहा था। रात को खाना खाने के बाद तुलसी ने राधा का बिस्तर दूसरे कमरे में लगा दिया और आराम से सो गई। लेकिन राधा और संजय दोनों की आंखों से नींद गायब थी। देर रात संजय धीरे से राधा वाले कमरे में पहुंचा तो देखा कि राधा पहले से जाग रही थी। संजय ने मौका देखकर राधा को प्रपोज किया।
दूसरी तरफ राधा ने भी उसका प्रपोजल मान लिया, क्योंकि वह खुद भी उसे दिल से चाहने लगी थी। संजय और राधा के बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। उस रात दोनों ने वो सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। राधा इस रिश्ते को सच मानने लगी थी, पर संजय इसे मजाक की तरह लेता रहा। दोनों की यह छुप छुप कर चलने वाली कहानी पूरे 2 साल तक चलती रही। लेकिन धीरे धीरे राधा और संजय के रिश्ते की खबर राधा के घर वालों तक पहुंच गई। इज्जत के डर से उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर भी घर वालों ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। राधा को डर था कि जल्दी ही उसकी शादी कहीं और कर दी जाएगी। वह सोचती रहती कि संजय उसके लिए क्या सोच रहा है और आगे क्या करेगा। संजय तुलसी को छोड़ना नहीं चाहता था। तुलसी उसके 2 बच्चों की मां थी और घर वालों ने भी बड़ी मुश्किल से उसे मान लिया था। लेकिन वह राधा को भी अपने पास रखना चाहता था। उसने राधा से कहा कि दोनों कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। धीरे धीरे राधा भी उसके बातों में आ गई। फिर एक दिन वह संजय के साथ घर से निकल गई और दोनों बदायूं जाकर कोर्ट में शादी कर ली। अगले दिन राधा के घर में खूब बवाल हो गया। मां को पहले से थोड़ा शक था, लेकिन पिता अयुद्धि बहुत गुस्से में थे। उन्हें लगा कि राधा ने घर की इज्जत खराब कर दी है। गुस्से में उन्होंने उसी दिन राधा को अपने परिवार से अलग मान लिया। उधर संजय परेशान था कि अब राधा को लेकर वह कहां जाए। उसने तुलसी को फोन कर बताया कि उसने राधा से कोर्ट में शादी कर ली है और पूछा कि अब वह राधा को घर लाए या नहीं। तुलसी हैरान रह गई। पति की इस हरकत से वह बहुत दुखी थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने सास ससुर को सारी बात बता दी। घर में किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इसी बीच प्यार में पागल संजय अपनी नई बीवी राधा को लेकर घर आ गया। तुलसी के पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वह अपने पति के खिलाफ जाती तो 2 बच्चों की मां होने के नाते उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। आखिरकार तुलसी ने हार मान ली और अपनी सौतन बहन को घर में स्वीकार कर लिया। राधा ससुराल तो आ गई, लेकिन उसे वह सम्मान नहीं मिला जो एक बहू को मिलना चाहिए था। साल भर तक उसके कोई बच्चे नहीं हुए, तो उसके दिल में डर बैठ गया कि अगर बच्चे नहीं हुए तो वह क्या करेगी। इसी वजह से वह तुलसी और उसके बच्चों के दिल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसी बीच संजय ने सोचा और एटा के अवंतीबाई नगर में रिटायर्ड फौजी नेकपाल के घर से 2 कमरे किराए पर ले लिए। पूरा परिवार वहीं रहने लगा। तुलसी कभी कभार कासगंज आती जाती रहती थी। संजय ने दोनों बच्चों नितिन और शिवम को स्कूल में दाखिला दिला दिया। राधा बच्चों के साथ खूब घुल मिल गई थी। तुलसी ने अपनी सौतन को अपनी किस्मत मान लिया था, लेकिन जिंदगी में अभी बहुत कुछ होना बाकी था। कोई नहीं जानता था कि कब कौन सा तूफान आएगा। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर सब कुछ उलझा हुआ था। राधा को अपना भविष्य खतरे में लग रहा था। मायके का दरवाजा उसके लिए बंद हो गया था और ससुराल वालों से भी कोई प्यार नहीं मिला। तुलसी घर की बड़ी बहू थी, इसलिए राधा को अक्सर ताने सुनने पड़ते थे। जिंदगी में शांति या खुशी नहीं थी। आगे देखते तो सब कुछ अंधेरा ही नजर आता। संजय का प्यार ही उसका सहारा था, जिस पर वह भरोसा करती थी। लेकिन 23 मई 2016 को सब कुछ बदल गया। किसी ने संजय को गोली मार दी। वह बहुत घायल हो गया और उसे अलीगढ़ के अस्पताल ले जाना पड़ा। राधा बहुत डर गई कि अगर संजय मर गया तो वह कहां जाएगी। संजय की देखभाल कभी तुलसी करती तो कभी राधा। जब संजय थोड़ा ठीक हुआ तो उसे कासगंज वाले घर ले आए। तुलसी अपने पति के पास थी और राधा बच्चों के साथ पति से दूर रही। एक दिन संजय ने राधा को बता दिया कि अगर वह किसी से शादी करना चाहती है या और के साथ रहना चाहे तो रह सकती है। यह सुनकर राधा बहुत दुखी हो गई। उस दिन के बाद राधा लगातार उदास रहने लगी। पति और बच्चे उसके लिए सब कुछ थे। अगर यह सब साथ नहीं होता तो उसे लगता कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। नितिन और शिवम को नहीं पता था कि उनकी मौसी क्यों परेशान है और यह परेशानी उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल बन सकती है। 19 अगस्त 2016 को बच्चे स्कूल से लौटे। राधा ने उन्हें खाना दिया और फिर दोनों बच्चों के साथ पढ़ाई शुरू कर दी। राधा ने रात का खाना भी तैयार किया। खाना खाकर सब टीवी देखने बैठे। किसी को पता ही नहीं चला कि मौत कब पास आ गई थी। कुछ देर बाद राधा ने बच्चों से कहा कि सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। बच्चे सो गए। राधा ने संजय को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इससे राधा बहुत गुस्सा हो गई। उसे लगा कि क्या वह सिर्फ सौतन के बच्चों की देखभाल करने वाली है।
अगर उसके खुद के बच्चे नहीं होंगे तो क्या उसे घर में बहू का सम्मान नहीं मिलेगा? संजय ने तो परिवार में सम्मान दिलाने का वादा किया था, लेकिन अब वह मर गया तो? ये सब सोचकर राधा का दिल दुखी और गुस्से में था। उसने देखा कि शिवम चैन से सो रहा है। अचानक उसके हाथ बच्चे की गर्दन तक पहुंच गए और थोड़ी ही देर में 4 साल का शिवम का सिर एक तरफ झुक गया। बच्चे की मौत देख राधा घबरा गई। उसने सोचा कि जैसे ही सुबह होगी, यह खबर नितिन के जरिए सब तक पहुंच जाएगी। इसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी बिगड़ गया। पुलिस, थाना, कचहरी और जेल सब सामने आ गया। राधा को लगा कि संजय भी उसे माफ नहीं करेगा। अब वह क्या करे? उसने यह भी सोचा कि शिवम के भाई नितिन को भी मार देना ही सही रहेगा। राधा ने नितिन के गले पर दबाव डाला। नितिन थोड़ी देर छटपटाया और फिर बेहोश हो गया। राधा ने जल्दी से एक बैग में कपड़े, कुछ गहने, पैसे और जरूरी कागजात रखे। कमरे में ताला लगाकर वह बस अड्डे पहुंच गई, जहां मथुरा जाने वाली बस खड़ी थी। बस में बैठकर वह मथुरा पहुंची और स्टेशन पर गई। वहां जो भी ट्रेन खड़ी थी उसी में वह सवार हो गई। सुबह जब नितिन को होश आया तो उसने खिड़की से शोर मचाया। थोड़ी ही देर में लोग इकट्ठा हो गए और देखा कि कमरे के दरवाजे पर ताला लगा है। ताला तोड़कर अंदर जब लोग गए तो शिवम का शव पड़ा था। नितिन ने बताया कि राधा ने उसे मारा और उसे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बेहोश हो गया था। लोगों ने तुरंत कोतवाली में फोन किया। कुछ ही देर में थाना प्रभारी सुधीर कुमार पुलिस टीम के साथ वहां आ गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। शिवम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बच्चे के पोस्टमार्टम में मौत का कारण दम घुटना बताया गया। इस घटना की खबर कासगंज में विजयपाल को मिल गई थी। उन्होंने 28 जुलाई 2016 को थाना एटा में राधा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। राधा के इस काम से सब लोग हैरान थे। राधा कहाँ गई, किसी को कुछ पता नहीं था। पुलिस ने मुखबिर लगाकर खोज शुरू की। 23 अगस्त 2016 को लुधियाना के एक गुरुद्वारे के ग्रंथी ने फोन करके पुलिस को बताया कि वहां एक लावारिस महिला मिली है जो खुद को कासगंज की बता रही है। इस खबर के बाद पुलिस राधा की गिरफ्तारी के लिए तुरंत लुधियाना पहुंची। राधा को पकड़कर एटा लाया गया और वहां उच्च अधिकारियों के सामने उससे पूछताछ की गई। उसने पुलिस को बताया कि वह सौतन के तानों से परेशान थी और अकेलेपन में इतना तनाव हुआ कि उसने यह गलती कर दी। हालांकि बाद में अदालत में राधा ने अपना गुनाह स्वीकार नहीं किया। इस घटना को किसी ने सीधे नहीं देखा था। राधा ने कहा कि उसके खिलाफ बस बदले की वजह से केस बनाया गया है और वह बेगुनाह है। तुलसी ने भी कहा कि उसका राधा से कोई झगड़ा नहीं था और उसे नहीं पता कि शिवम को किसने मारा। संजय ने अपनी गवाही में पूरी कोशिश की कि राधा को बचाया जा सके। उसने कहा कि उसने राधा से शादी अपनी पहली पत्नी तुलसी की अनुमति से की थी। राधा बच्चों से बहुत प्यार करती थी। जब किसी दुश्मन ने उसे गोली मार दी तो वह अस्पताल में था। तुलसी भी उस समय उसके साथ अलीगढ़ के अस्पताल में थी। घटना वाले दिन राधा घर पर नहीं थी, इसलिए सबको लगा कि शायद राधा ही शिवम को मारकर कहीं भाग गई है। इसी वजह से उसके खिलाफ कोतवाली एटा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लेकिन सच यह है कि रात में 2 बदमाश घर में घुस आए थे। उन्होंने शिवम को मारा और नितिन को भी मरा समझकर राधा को अपने साथ ले गए। बाद में उन्होंने राधा को धमकी देकर छोड़ दिया और कुछ नहीं बताने को कहा। राधा कोतवाली एटा पहुंची और पुलिस को घटना के बारे में बताना चाहा, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी। राधा के अनुसार बदमाशों से डर के कारण शिवम रोने लगा और उन्होंने उसे मार दिया और जेवर लूट लिए। पुलिस के मुताबिक राधा ने कभी अपने साथ हुई लूट या बदमाशों द्वारा शिवम की हत्या की कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई, न ही अपने 164 के बयानों में इस बारे में कुछ कहा। 8 साल के नितिन ने अपनी गवाही में बताया कि उसकी मां ने कहा था कि गवाही में उसे यह बताना है कि राधा ने उसका गला दबाया था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि शिवम को राधा ने मारा, जबकि वह खुद राधा के पास सो रहा था। सत्र न्यायाधीश ने 21 जनवरी 2019 को अपने फैसले में लिखा कि नितिन की हत्या की कोशिश के कोई साक्ष्य नहीं मिले और न ही उसका कोई मेडिकल टेस्ट हुआ, लेकिन परिस्थिति और साक्ष्यों से यह पता चला कि राधा ने शिवम की हत्या की थी। इसलिए अदालत ने राधा को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाया। राधा को आजीवन जेल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो उसे 2 महीने और जेल में रहना होगा। जुर्माने की वसूली में से 10,000 रुपए मृतक शिवम की मां तुलसी देवी को दिए जाएंगे। राधा की सजा का वारंट बनाकर उसे तुरंत जिला जेल एटा भेजा जाएगा। दोषी को फैसले की कॉपी मुफ्त दी जाएगी।
आजीवन जेल का मतलब है कि राधा अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही बिताएगी। फैसला सुनते ही राधा का चेहरा पीला पड़ गया। संजय से मोहब्बत, उसके साथ रहने और बच्चों की मां बनने का सपना राधा के लिए अब सिर्फ एक सपना ही रह गया। जीने मरने की हालत में राधा इधर उधर देख रही थी। आसपास कोई नहीं था। संजय उसे हमेशा कहता था कि वह बेदाग रहकर बाहर आएगी और दुनिया की सारी खुशियां उसके लिए देगा। बेहोश सी राधा जब जेल की बैरक में पहुंची तो इधर उधर देखने लगी। उसके सामने जैसे सारी घटनाएं एक फिल्म की तरह गुजर रही थीं। कुछ ही देर में महिला बैरक में हंगामा मच गया। किसी ने जेलर को बताया कि राधा उल्टियां कर रही है और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। जेल के अधिकारी महिला बैरक में पहुंचे और देखते ही दंग रह गए। राधा की हालत देखकर लग रहा था कि उसने जहर खा लिया है, लेकिन यह बड़ा सवाल था कि जहर उसे किसने दिया और कहां से आया। राधा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राधा का मामला काफी संदिग्ध था। उसका शव सुरक्षित रख लिया गया और आगे जांच के लिए अनुसंधान शाखा को भेज दिया गया। राधा की मौत की खबर उसके ससुराल और मायके दोनों जगह पहुंची, लेकिन दोनों परिवारों ने शव लेने से मना कर दिया। राधा की खतरनाक मोहब्बत ने उसके जीवन में ही गहरा नुकसान कर दिया था। अंत में राधा का अंतिम संस्कार सरकारी खर्च पर कर दिया गया। गलत रास्ता और बगावत हमेशा दर्द और नुकसान लेकर आते हैं। प्यार में समझदारी और भरोसा बहुत जरूरी है, तभी रिश्ते बच सकते हैं। हिंसा और अपराध कभी किसी का भला नहीं करते, बस जीवन को नष्ट कर देते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।